अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। और बेटा, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन किसी भी रिसर्च आर्टिकल का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आमतौर पे दो तरह से होता है। एक तो ये लिटरेचर व्यू या स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्शन होता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन बेस या जिसमें आप कोई नॉवल काम या ओरिजिनल काम कर रहे होते हैं। ये उसमें ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर व्यू या एग्जिस्टिंग लिटरेचर के नाम से ये सेक्शन होता है। और दूसरा यही इसी तरह का एक मिलता जुलता सेक्शन होता है रिव्यू पेपर्स के ऊपर, या अगर आप कोई सिस्टमेटिक रिव्यू लिख रहे हैं तो ये रिव्यू पेपर्स के अंदर मटेरियल्स एंड मेथड्स का एक सेक्शन होता है, जो आप जो है वो इसके अंदर जो है उसको राइट अप करते हैं। और इसका भी डिफरेंट एक तरह से स्नैरियो है लिटरेचर व्यू के। इसको कंफ्यूज नहीं करना होता, ये दोनों एक जैसे नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे से सेक्शन डिफरेंट होते हैं। और ये जो फर्स्ट पार्ट है मेरी जे लिटरेचर व्यू गाइड का, ये है लिटरेचर व्यू स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्शन इन अ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड। और जिसमें आपका कोई नावल ओरिजिनल काम है, उस पेपर में आप ये सेक्शन किस तरह राइट आउट करते हैं और इसमें क्या किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और आप ऑडियंस जो आपका पढ़ने जा रहे हैं पेपर, उनको कितना नॉलेज है एग्जिस्टिंग, या वो कितना नॉलेज ले सकते हैं एग्जिस्टिंग रिसर्च के बारे में। आपने कुछ की पेपर्स जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं जो कि आपकी डोमेन से रिलेटेड हों, और वो लेटेस्ट लाइक 4 to 5 years के ड्यूरेशन के अंदर हों, और वो एग्जिस्टिंग रिसर्च के ऊपर हों जो पहले हो चुकी है। आपने एक्चुअली इनके अंदर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और गैप्स वगैरह को फाइंड आउट करना होता है। और आपने ये भी एट दी एंड जस्टिफाई करना होता है लिटरेचर व्यू के एंड पे कि आपका काम जो है वो क्यों ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग रिसर्च की क्या खामियां, क्या गैप्स हैं इनके अंदर, ये अभी हम देखेंगे एक सैम्पल रिव्यू के अंदर भी, कि आपने एट दी एंड कोई 4-5 लाइनों में, एक पैराग्राफ में जस्टिफाई भी करना होता है कि हमारा जो काम है वो किस तरह नॉवल है और किस तरह इस गैप को फिल कर रहा है जो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर है। इसी तरह एक लॉजिकल नैरेटिव बिल्ड करना होता है, और इसमें एक्चुअली आपने अलाइन करना होता है अपनी कंट्रीब्यूशंस के साथ कि किस तरह हमारी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो एग्जिस्टिंग रिसर्च के गैप्स को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद एक सैम्पल लिटरेचर व्यू का सेक्शन भी देखेंगे, और फिर मैं आपको एट दी एंड एक पेपर भी दिखाऊंगा, जो रिसर्च पेपर जिसमें एक लिटरेचर व्यू का सेक्शन है, और उसी तरह आपने भी हैंडल करना होता है। तो लिटरेचर व्यू के सेक्शन के अंदर सबसे पहले पहला स्टेप होता है कि स्टार्ट ब्रॉड नैरो डाउन। मतलब जो भी आपने जिस भी स्टडी को आपने डिस्कस करना है, उससे पहले आपने एक ओवरऑल बैकग्राउंड देना है जनरल रिसर्च डोमेन्स के बारे में, अपनी डोमेन के बारे में। लेट्स से 4 to 5 लाइन एक पैराग्राफ के अंदर आपने ये एक जनरल नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना है। ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक स्टडीज़ के ऊपर आना है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक स्टडीज़ हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड, उनको आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने पहले पुराना जो तरीका था, कुछ पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी समरीज़ की फॉर्म में लिखा होता है कि इस ऑथर ने ये किया, इम्प्लीमेंट किया, इसने ये सिस्टम प्रेजेंट किया, इसने ये फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया। तो ये अब तरीका थोड़ा सा पुराना हो चुका है। आपने क्या करना होता है कि लेट से आपकी डोमेन के ऊपर 3 तरह से काम हो चुका है। लेट से LLM बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस भी हो चुकी हैं, डीप लर्निंग बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस भी हो चुकी हैं, और मशीन लर्निंग बेस्ड भी इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी हैं। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, अगर आप मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबसे रेलिवेंट स्टडीज़ हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड। तो आपने LLM बेस्ड स्टडीज़ जो हैं वो सबसे पहले एक कैटेगरी बनानी है, 2 या 3 पैराग्राफ LLM बेस्ड स्टडीज़ को डिस्कस करने के लिए आपने एक सीक्वेंस में जो है डेवलप करने हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो लीस्ट रिलेटेड स्टडीज़ हैं, लाइक डीप लर्निंग बेस्ड कोई स्टडीज़ हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड, आपके डोमेन से रिलेटेड, तो आपने उनको टैकल करना है। एट द एंड जो है सबसे लीस्ट स्टडीज़ हैं, उनको आपने 4-5 स्टडीज़ को ऐड करना है। मतलब आपने कोई मिनिमम जो है 20-25-30 स्टडीज़ को इस तरह समराइज करना है, मेथड्स और कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है जी। उसके बाद
जैसे यही चीज़ कि क्रिटिकली एनालाइज, डोंट जस्ट समराइज। आपने सिर्फ समरी नहीं देनी उस रिसर्च की जिसको आप लिटरेचर व्यू के अंदर लिख रहे हैं एग्जिस्टिंग वर्क को, आपने मेथड्स को कंपेयर करना है। लेट्स से एलएलएम बेस्ड मेथड्स हैं, तो आप बताएं कि ऑथर ए ने या स्टडी जो ए थी उसमें एलएलएम बेस्ड मेथड की एक्यूरेसी हाई थी, और बी स्टडी की जो थी उसमें एक्यूरेसी, डाटा सेट, स्पीड या लिमिटेशन, मतलब जो भी आप अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हैं तो आप इस तरह की जो है पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट स्टडीज़ के आपस में। मतलब आप 5-6 स्टडीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इस स्टडी में एक्यूरेसी ज़्यादा थी तो किसी दूसरी स्टडी के अंदर डेटा सेट नॉवल था और एक्यूरेसी लो थी। इसी तरह जिस स्टडी की लिमिटेशन ज़्यादा हैं उस स्टडीज़ के जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो नॉवली डेवलप्ड थी। तो इस तरह करके आपने 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ जो है वो बिल्ड कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस ट्रेड ऑफ्स, जी यही बात है कि आपने फिर डिफरेंट मेथड्स की एक्यूरेसीज को कंपेयर किया और फिर उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट। कंप्यूटेशनल कॉस्ट का मतलब है कि कितनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है वो कोई स्टडीज़ जो है जीपीयू बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रही हैं, कोई सीपीयू बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रही हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स जो हैं वो उनका इन्फ्रेंस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ फ्रेमवर्क्स जो हैं लाइट वेट हैं और वो उनका इन्फ्रेंस टाइम जो है वो कम है। दीज आर द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो कि डाटा सेट, कुछ डाटा सेट के ऑब्जेक्ट्स लाखों में हैं, किसी के थाउजेंड्स में हैं, तो उसी के हिसाब से कंप्यूटेशन रिसोर्सेज जो है आपकी आपने डिस्कस करनी है कि किन किन स्टडीज़ के अंदर जो है उनको आपस में कंपेयर करना है इन शॉर्ट वर्ड। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि किसी भी लाइक रिव्यूअर जो जब आपके पेपर को रिव्यू करता है तो वो इसको देखना पसंद करता है कि अगर कोई फिगर, और नेसेसरली सबसे मैंडेटरी चीज़ कि टेबल्स, आपने ऊपर को 4-5 पैराग्राफ्स में एलएलएम बेस्ड स्टडीज़ को समराइज़ किया है, उनको बल्कि एनालाइज किया है, क्रिटिकली एनालाइज किया है, और उसके बाद जो है डीप लर्निंग बेस अपनी ही डोमेन की स्टडीज़ को डिस्कस किया है, उनको कंपेयर किया है, उनकी एक्यूरेसीज को आपस में कंपेयर किया है। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो मशीन लर्निंग की स्टडीज़ को किया, तो बाद में आपने क्या करना है, जो मोस्ट रेलिवेंट, सब स्टडीज़ का टेबल नहीं बनाना, कोशिश ये करनी है कि जो मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज़ हैं आपके काम से रिलेटेड, लेट से 10 से 12 स्टडीज़ या 15 स्टडीज़ ऐसी होंगी जो आपके काम से रिलेटेड होंगी, तो आपने उनका एक टेबल बनाना है। टेबल की भी एग्जांपल मैं आपको नीचे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि टेबल जो है वो किन किन पैरामीटर्स को देख के हम बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर एट द एंड एक पैराग्राफ आपने लिखना होता है जिसमें आपने ओवरऑल रिसर्च गैप बताना है। बहुत लंबी नहीं इसमें कहानी डालनी होती, 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ जिसमें आपने 5 लाइनों का मैक्सिमम कि बताना है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर ये जो है गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये एक नॉवल अप्रोच जो है वो प्रपोज की है, ठीक है जी। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, पहले एक नैरेटिव बिल्ड करना है, बैकग्राउंड देना है, फिर उसके बाद जो पेपर्स हैं उनको थीम वाइज ऑर्गेनाइज करना है। मसलन आपके थीम से रिलेटेड जो सबसे रिलेटेड है, सबसे पहले उनको आपस में क्रिटिकली एनालाइज करना है और उनको कंपेयर करना है, और उसके बाद दूसरे जो पेपर्स हैं, और एट द एंड जो है आपने कोई टेबल या फिगर, टेबल इज़ मैंडेटरी आई थिंक, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है उसमें हम देखते हैं कि टेबल्स, कंपैरेटिव टेबल्स अवेलेबल होते हैं, और फिगर्स आर ऑप्शनल इन लिटरेचर व्यू सेक्शन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक देखते हैं सैम्पल लिटरेचर व्यू, और एक आपको मैं पेपर भी अभी दिखाऊंगा जिसमें एक लिटरेचर व्यू का सेक्शन भी होगा। हम ना इसको आप डिफरेंट पेपर्स के अंदर देखते होंगे डिफरेंट नेम्स के साथ है, तो आपने लिखना एक ही नाम होता है, जैसे रिलेटेड वर्क के नाम से भी होता है ये स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम से भी ये सेक्शन अवेलेबल होता है, इसी तरह जो है ये लिटरेचर व्यू के नाम से भी अवेलेबल होता है। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन में, जो पिछला हमारी वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन में एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बेस्ड टेक्निक का जिक्र किया था इंट्रोडक्शन के सेक्शन में, तो उसी को लेके एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है लिटरेचर व्यू के सेक्शन की। जैसे वो कहता है ऑब्जेक्ट, अब देखें यहाँ पे ना पहला पॉइंट है कि स्टार्ट ब्रॉड, आपने बैकग्राउंड पहले देना है ऑब्जेक्ट, और इतना बैकग्राउंड नहीं देना जितना आपने लंबा इंट्रोडक्शन में दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपने शॉर्ट रखना है। Object detection has evolved significantly with the rise of deep learning. Early CNN-based detectors such as faster RCNN and SSD
achieved strong performance were often unsuitable for real time applications. अब देखें उसमें उन्होंने साथ ही लिटरेचर व्यू भी सेक्शन जो है वो कवर करना शुरू कर दिया कि RCNN और SSDBS कोई फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर अवेलेबल हैं और उनके अंदर उनकी रियल टाइम एप्लीकेशन जो है वो बहुत मुश्किल है, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बेंचमार्क डाटा सेट्स के ऊपर या ऑनलाइन अवेलेबल जो डाटा सेट्स हैं उनके ऊपर. To address the efficiency, one-stage detectors like YOLO offered, ये वो रिव्यू पेपर्स हैं जो आपने समराइज करके देखे हुए हैं और उनको अब आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे. वन स्टेज डिटेक्टर्स लाइक YOLO offered significant improvements in speed, making them suitable for real time deployment. अब देखें उन्होंने बताया कि ये वाले जो हैं ये रियल टाइम डिप्लॉयमेंट के लिए जो पहले डेवलप हो चुके हैं ये ठीक नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस चाहे अच्छी है बट ये वाला फ्रेमवर्क जो है ये रियल टाइम डिप्लॉयमेंट के लिए ये बेटर है, ये क्रिटिकल एनालाइज करने का तरीका है. However, detecting small objects remains a persistent challenge. अब ये YOLO बेस्ड फ्रेमवर्क जो भी है ना ये भी नहीं ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अभी तक जो है डिटेक्ट करने में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सका. ठीक है जी. फीचर पैरामीटर्स लाइक नेटवर्क्स लाइक FPNs improved multi-scale representation, while attention-based methods such as ECANet and CBAM enhance feature selection. These are another state-of-the-art literature review papers जो डिस्कस किए जा रहे हैं, उनकी खूबियाँ और गैप्स वगैरह बताए जा रहे हैं. ठीक है जी. रिसेंटली ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स, ये कोई और फ्रेमवर्क है, हैव शोन प्रॉमिस इन मॉडलिंग लार्ज long range dependencies but often require massive training data and high computational resources and limiting their real world applicability. So these are the some related most related कह सकते हैं आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डोमेन से रिलेटेड जो पेपर्स हैं जिनको डिस्कस किया गया, ये यहाँ पे थोड़े हैं बट एक्चुअल में आपने कम से कम जो है वो आपने मिनिमम जो पेपर्स डिस्कस करने होते हैं वो 20-25 मिनिमम होने चाहिए. हाँ, कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए भी मैं आपको बताता हूँ और जो जर्नल का पेपर है उसमें थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं और कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़े से कम चाहिए होते हैं. चले हम मूव करते हैं आगे. अब देखें यहाँ पे ये एक टेबल है जो हम बता रहे हैं आपको. इस तरह आपने कोई 4-5 पैराग्राफ्स इस तरह आपने लिखे हैं. मोस्ट रेलिवेंट, लीस्ट रेलिवेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ, सबसे लीस्ट रेलिवेंट. 4 से 5 पैराग्राफ्स में अपने लिटरेचर व्यू को सम अप करके और जो मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज़ हैं उनकी एक समरी जो है वो कंपैरेटिव समरी ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स के नाम से रख दी, जो भी आपका डोमेन है उसके अकॉर्डिंग. अब जो भी मेथड्स थे उनको आपने यहाँ पे लिखा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन और उनका बैकबोन मॉडल जो यूज़ हो रहा था वो आपने साथ यहाँ पे लिख दिया. ये पैरामीटर्स हैं जो टेबल के अंदर आपने फुलफिल करने होते हैं. ये डाटा सेट है और ये कोई आप कह सकते हैं कि दीज आर दी परफॉर्मेंस मेजर्स. इसको हम कहते हैं MAP, मीन एवरेज प्रेसिजन, एंड दिस इज फ्रेम पर सेकेंड्स और दीज आर द पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और दीज आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला लास्ट कॉलम जो है कि हर स्टडी की लिमिटेशन आपने साथ साथ बतानी होती है टेबल में, क्योंकि आप एंड पे अपना जो नैरेटिव जो है वो उसको स्ट्रेंथन कर सकें कि ये लिमिटेशंस हम फुलफिल करने जा रहे हैं. तो हर स्टडी के अगेंस्ट आपने लिमिटेशन लिखनी है और ये की पैरामीटर्स आपने अपनी जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पाइट दीज एडवांसेस. देखें अब वो हम आ रहे हैं अपनी नोवेलिटी की तरफ कि हम क्या आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं और जो कि इनसे ज़्यादा नॉवल ओरिजिनल वर्क है और इनके गैप्स को कवर कर रहे हैं. डिस्पाइट एडवांसेस एग्जिस्टिंग मॉडल्स either sacrifice detection accuracy for speed or incur high computational losses, especially for small objects. This motivates our proposed light SAM YOLO framework, which aims to bridge the gap. Computational resources का gap भी और accuracy, high accuracy का aim भी है हमारी स्टडी के अंदर. हमने ये
अब ये 3 लाइनें हैं, ये 4-5 लाइनों तक भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इसमें होना यही चाहिए, सम अप करना है आपने सारे लिटरेचर व्यू को कि इनके अंदर क्या क्या गैप्स हैं और हमारी जो स्टडीज़ हैं वो इसको कैसे फुलफिल कर रही हैं। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन में भी तो हम ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च गैप्स और नॉवल कंट्रीब्यूशंस लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम डिटेल में लिखते हैं, पॉइंट्स बना के लिखते हैं, बट यहाँ पे जब हम लिखते हैं यहाँ पे जस्ट हमने समराइज करना है एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को और 1-2 लाइनों में अपनी स्टडी की नोवेलिटी को। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर लिटरेचर व्यू सेक्शन। अब ये वाले पैराग्राफ एक नहीं होता, ये 4-5 पैराग्राफ्स इस तरह आप कंपैरेटिव स्टडी करते करते एट द एंड एक टेबल जो है वो जो आपकी डोमेन से मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज़ है उनका बनाते हैं 10-12 स्टडीज़ का। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपने जहन में रखनी है जब भी लिटरेचर व्यू का सेक्शन आपने लिखना है कि जर्नल और कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए जो लिटरेचर व्यू का सेक्शन होता है वो यूजुअली अगर वो कॉन्फ्रेंस पेपर है जो कि आमतौर पे 6 से 8 या 10 पेजेस का कॉन्फ्रेंस पेपर हो तो 15 से 30 की पेपर्स, मिनिमम 15 पेपर्स का तो यहाँ पे आपने जो है वो रिलेटेड वर्क यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और मैक्सिमम 30 तक, उससे ज़्यादा ना ही करें क्योंकि इनके पेपर की लेंथ छोटी होती है कॉन्फ्रेंस पेपर्स की, तो फिर लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है अगर एक सेक्शन भी इंक्रीज़ हो जाए तो। ठीक है, तो इसके अलावा जो जर्नल के पेपर्स हैं, जर्नल के पेपर्स में तो लेंथ का इशू नहीं होता, पेजेस जितनी अच्छी स्टडीज़ हैं, जितनी ज़्यादा रेफरेंस बेस्ड स्टडीज़ होती हैं उतनी ऑथेंटिक होती हैं, तो 12 से 25-30 पेजेस का जर्नल का पेपर भी हो सकता है, 35-40 पेजेस के भी होते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस में आमतौर पे 25-30 पेजेस या 20 पेजेस 22 पेजेस जो है नॉर्मली ऑन एन एवरेज पेपर होते हैं। तो 15 पेजेस से 20 पेजेस जो है ना वो मोस्टली पेपर्स जो है जर्नल के नज़र आते हैं। तो उनमें 20 से 50 पेपर्स, मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 पेपर्स का आपने लिटरेचर स्टडी करनी होती है, कंपैरेटिव या क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने तरीका बताया कि मोस्ट रेलिवेंट, फिर उसके बाद लीस्ट रेलिवेंट ग्रुप करना है और उसके बाद सबसे लीस्ट रेलिवेंट और एट द एंड टेबल एक बना देना और आखिर में आपने गैप बता देना है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ थंब फॉर राइटिंग अ रिसर्च लिटरेचर व्यू इन अ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पेपर, जो कि आपका आप कह सकते हैं कि नॉवल रिसर्च होगी, जो कि आप कोई फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहते हैं द की इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी कितने अच्छे तरीके से आप कंपेयर और क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ये की है। इंक्लूड ओनली द मोस्ट रेलिवेंट रिसेंट एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ये है कि ये जो सबसे रेलिवेंट आपने पेपर्स इंक्लूड करने होते हैं ना, वो लेटेस्ट कोशिश करें कि 3 से 5 साल के दरमियान के पेपर्स हों, उससे ज़्यादा पुराने पेपर्स जो हैं लिटरेचर व्यू में एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो काम जो है वो पुराना हो चुका होता है। अब मैं आपको सेक्शन एक दिखा देता हूँ लिटरेचर व्यू का। ये देखें, ये एक रिलेटेड वर्क के नाम से ये एक पेपर है, उसका इंट्रोडक्शन तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और ये एक रिलेटेड वर्क के नाम से है। ये यहाँ मतलब ये पूरा लिटरेचर व्यू का ही पेपर है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने टेबल नहीं इंक्लूड किया, बट मोस्टली जो रिव्यूअर्स हैं उनकी नज़र में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है अगर हम एट लास्ट जब सारी स्टडीज़ को यहाँ पे लास्ट पे हम ये लास्ट पैराग्राफ से पहले ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें वो अपनी बता रहे हैं कि हमारी पेपर की क्या स्ट्रेंथ्स है। इससे पहले इस जगह पे हम एक टेबल ऐड कर दें ऊपर वाली पेपर्स की समरी का। ठीक है जी, तो होपफुली आज का जो आपको सेशन है लिटरेचर व्यू से रिलेटेड वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जिसमें मैं मटेरियल्स एंड मेथड्स को डिस्कस करूंगा और इस एक रिव्यू पेपर के अंदर किस तरह हम इस सेक्शन को हैंडल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।